तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। आज जो है हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो जीएस टेस्ट जो चल रहा है बिहार दरोगा स्पेशल के लिए, उसका हम लोग जो फोर्थ जो टेस्ट है उसी का हम लोग आज आंसर देखेंगे। और इसमें कुछ हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, तो आप ध्यान से देखिए और सेशन के साथ बने रहिए। तो चलिए जो है कि हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना जो है कि विश्वास प्रकट किया है। तो भाब्रू शिलालेख में। और जो अब देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ अवस्थित है। तो भाब्रू जो शिलालेख है ये राजस्थान में अवस्थित है, जबकि गिरनार जो है ये गुजरात में अवस्थित है, और धौली जो है वो उड़ीसा में अवस्थित है, और सोपारा जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। एक बार ध्यान रखना है। और इसमें आता है कि सांची स्तूप कहाँ है। तो सांची स्तूप जो है रायसेना जिला में एमपी में अवस्थित है। और जबकि धर्मराजिका जो स्तूप किसे कहा जाता है, तो इसे सारनाथ को धर्मराजिका कहा जाता है। ठीक है। और इसमें आता है जो शिलालेख से संबंधित जी आता है कि किन अभिलेखों में अशोक नाम मतलब मिलता है किस शिलालेख में। तो देखिए, मास्की में भी मिलता है अशोक नाम, और गुर्जरी में भी मिलता है, और नेटूर में भी अशोक मिलता है। जबकि 11वें शिलालेख में जो अशोक का नाम है ये प्रियदर्शी के नाम से मिलता है, प्रियदर्शी। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कि अगला प्रश्न में कह रहा है कि मिलान करना है कि इतिहासकार कौन से हैं और किस देश से संबंधित है। तो देखिए, किस स्थान से बने, निवास स्थान से संबंधित है। तो देखिए, पहला जो है अब्दुल रजाक है, ये समरकंद से संबंधित है और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, मतलब विजयनगर साम्राज्य के आया था। ठीक है। इब्न बतूता जो है मोरक्को से संबंधित है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। उसके बाद मार्को पोलो जो है इटली से संबंधित है, और ये पल्लव वंश के शासनकाल में आया था। उसके बाद पीटर मुंडी जो है इंग्लैंड से संबंधित है, और ये शाहजहां के शासनकाल में आया था। तो 1 2 3 4 हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित जो कि किया था, क्योंकि मैंने क्यों किया था, कारण बताना है कि क्यों निलंबित किया किया था। तो देखिए, ये जो एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, यह बात तो सही है, चोरी चोरा के कारण जो है कि हिंसात्मक हो गया था, चोरी चोरा के कारण। और उसके बाद देखिए, अगला देख लेते हैं। इसके अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए थे जेल में बंद से, ये गलत बात है, ये असहयोग आंदोलन के कारण मैंने दौरान ये हुआ था। अब भारत व्यापी आंदोलन का उनका प्रयोग सफल हो गया था। सफल अगर हो गया रहता अगर, तो फिर अंग्रेज उसी टाइम आज़ाद हो गया रहता, मतलब 1920 21 में। तो उन्होंने जो है कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए कोई संभावना नहीं दिखी, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई संभावना नहीं दिखने के कारण नहीं हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि हिंसात्मक हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि मेरा पहला ही असहयोग आंदोलन है और मन देशव्यापी आंदोलन है, और वही जो है कि अहिंसा पे नहीं है, तो इसलिए हम इसको जो है कि बंद करेंगे। तो पोस्टपोन कर दिया था, बंद कर दिया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो किस निर्देश के साथ भारत आया था। तो भारत को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने के लिए, मैंने वल्कनाइजेशन करने के लिए आया था। तो ए नंबर जो है सही हो जाएगा। देखिए, संभव संगठित करने, ये तो गलत हो गया। जीना का पाकिस्तान स्वीकार करना गलत है, वो गलत हो गया। कांग्रेस का विभाजन को मानना नहीं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो 4। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो प्रश्न है कि लोकमान्य तिलक के विषय में कौन सा जो है कि कथन सही नहीं है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो देखिए, 5 का जो हो जाएगा हमारा। देखिए, उन्होंने मराठी पत्र केसरी ने प्रकाशित किया था, ये तो सही है। वो नरमपंथी नेता थे, ये गलत है। क्योंकि देखिए, लाल बाल पाल जो है, लाल बाल और पाल और अरविंदो घोष, ये जो है गरम दल के नेता हैं। ठीक है, यानी गरम दल के नेता है, नरमपंथी नहीं, ये गरमपंथी है। ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें गलत ही चुनना है। अब बाकी बाकी और ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो है गणपति एवं शिवाजी नमक त्योहारों का शुरुआत किया था, तो ये सही हो जाएगा। मतलब कि इसमें ये सही है कि मतलब उन्होंने किया था। ठीक है। उसके बाद उन्हें 1897 में वैमनस्य और घृणा फैलाने के लिए सबसे पहली बार जो है कि उनको जेल भेजा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न की सूची ए के साथ सूची 2 को मिलाइए। तो सूची दिया गया है, इसमें से बताना है। तो देखिए, इल्बर्ट बिल को 20 लिखा गया है, गलती से प्रिंट हो गया है, मिस प्रिंट। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में आया था। तो देखिए, इल्बर्ट बिल जो है ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में मतलब के पास हुआ था। उसके बाद द्वितीय अफगान जो युद्ध था वो लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। उसके बाद धार्मिक अयोग्यता का जो मतलब एक्ट आया था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था, मतलब कि
जब वो थी था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि प्राचीन स्मारक जो अधिनियम है ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में आया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि अगला है कि 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन नीति के द्वारा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो देखिए 1941 के जो नीति के सविनय अवज्ञा नीति के युद्ध के प्रयासों को शांतिपूर्वक जो विरोध किया था, तो शांतिपूर्वक आ गया, इसका मतलब आंसर जो हो जाएगा महात्मा गांधी ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। तो चलिए आगे आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही हमें कथन चुनना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो पहला ऑप्शन देखते हैं कि इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के यात्रा के साथ हुआ था। ये गलत है, चंपारण सत्याग्रह यात्रा, चंपारण यात्रा नहीं, डांडी यात्रा के समय में हुआ था, डांडी, एक बार ध्यान रखना है। तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा ऑप्शन। उसके बाद देखिए गांधी इरानी समझौता के साथ कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। देखिए ये जो हो सकता है कि ऐसा ही होगा, आगे देखने से पता चल जाएगा। देखिए ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफ़ी नरम थी, ये तो गलत हो जाएगा। आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी, हिंसा हुई थी, इसका मतलब जो बी ऑप्शन हो जाएगा कि गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस जो है अवज्ञा आंदोलन स्थायी करने के लिए तैयार थी, जिसके कारण जो है गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जो है कि इंग्लैंड गए थे। ठीक है, इरविन से मिलने पैक्ट के लिए, तो इसका मतलब वो तैयार थे तभी तो गए थे। तो ये आंसर हो जाएगा 8 का भी, ये सही है। आगे जो आगे देखते हैं हम लोग, आगे अगले प्रश्न को और देखते हैं कि निम्नलिखित में से, अब देखिए इसका इस प्रश्न में जो नंबरिंग करना ही भूल गए हैं। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण से कौन सा सही है? इसे क्रिप्स मिशन, ये गजब है, इसमें ना नंबर दिया है ना कुछ दिया है। हम्म इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए इसमें क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर स्वीकार कर दिया कि उन्हें पाकिस्तान की मांग का स्वीकार नहीं किया, तो ये भी सही है। इसने बेबल योजना स्वीकृत की कि इसमें स्वतंत्र प्रक्रिया मांग कमजोर कर सकती है। इसने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, ये सब भी सही है इसमें से, तो एक से अधिक हो जाएगा। लेकिन इसमें नंबर नहीं दिया गया है, फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लिया हमने अपना, ये सब जितने भी सब सही दिया गया है। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है किस स्टेशन से ट्रेन पकड़कर जो है कि अंग्रेजों की कैद से भागने में कामयाब हुए थे? तो देखिए गोमो जो है, गोमो से जो है उन्होंने भागा था, तो गोमो को ही बाद में चेंज करके सुभाष चंद्र बोस स्टेशन कर दिया गया है, तो एक बात ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? 1905 के बंगाल विभाजन के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, तो अंग्रेजों ने स्थानीय जो है कि अंग्रेजों ने स्थानीय लोगों से परामर्श किए बिना ही देश में विभाजन कर दिया। ये तो सही नहीं लग रहा है, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। महत्वपूर्ण बात देखना है तो अंग्रेजों ने यह स्थापित कर दिया कि वे शक्तिशाली लोग हैं, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। मुसलमानों को अन्य लोगों से अलग कर दिया गया, ये भी गलत बात है। अलग कहाँ किया गया था, केवल बंगाल में ही थोड़ी मुसलमान थे। उसके बाद इससे लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन के शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, हाँ ये सही हो सकता है, बहुत राष्ट्रव्यापी हो गया था। तो पहली बार जो है कि राष्ट्रीयता जो है सबसे ज़्यादा उभरा हुआ था, क्योंकि देखो बंगाल विभाजन के बाद से ही अंग्रेजों के दो दुश्मन हो गए थे। एक जो मुस्लिम है वो भी अपना स्वतंत्र मांग करने लगे, और उसके बाद हिंदू जो है वो शुरू से ही स्वतंत्र मांग के लिए, तो जो फूट डालो और शासन करो वाली नीति में थोड़ा सा दरार हो गया था। तो ये सबसे ब्लंडर मिस्टेक था जो है कि ये थी, मतलब ब्रिटिश शासन द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं कि 1907 में सूरत अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय के राजनीति में सांप्रदायिकता की शुरुआत करनी है, तो गलत बात है। मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण हमको देखना है सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन का। तो देखिए ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए उदारवादियों की क्षमता में चरमपंथियों का विश्वास न होना, यही आंसर हो जाएगा। उनको विश्वास नहीं था, जो गरम दल वाले थे उन लोगों को विश्वास नहीं था कि ये नरम दल वाले कुछ कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे, सरकार से प्रेशर बना पाएंगे, तो इसलिए मेन कारण यही था। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन किससे संबंधित है? तो 1916 का जो लखनऊ पैक्ट है वो किससे संबंधित है? देखिए कांग्रेस और
पार्टी और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो रियायत है, यही करने का उद्देश्य के से किया गया था, अधिवेशन में बुलाया गया था। लेकिन इसमें और भी काम हो गया था कि इसमें कांग्रेस में मुस्लिम लीग का विलय हो गया और गरम दल नरम दल दोनों का भी विलय हो गया। लेकिन मुख्य जो था संबंधित विषय से बुलाया गया था कि जो उनको कम्युनल अवार्ड के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया गया था उस पर कांग्रेस को सहमति नहीं थी। लेकिन इस अधिवेशन में जो है कि सभी के मांगों को मान लिया गया और सबको मिला लिया गया एक में, मतलब विलय हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि 13 नंबर जो प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत निश्चित प्रावधान के अनुपालन से स्थापित किया गया था। यानी कि संवैधानिक जो संस्था कौन सा है, सिंपल इसका जो अर्थ हुआ क्वेश्चन का, संवैधानिक संस्था। तो देखिए सीबीसी जो है ये जो एस्टैब्लिश है, मतलब कि एक्ट से ही एस्टैब्लिश है। इसको किस एक्ट से किया गया था, देखिए संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको जो है 1964 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और उसके बाद चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग जो है 324 से 329 तक है, तो ये तो संविधान में लिखित है, तो ये आंसर यही हो जाएगा। लेकिन और भी देख लेते हैं कि देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब आया था एक्ट, तो 1993 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो स्थापना हुआ था वो 1956 में इसका स्थापना हुआ था। तो हमने पूरा देख लिया, आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग, क्योंकि इसका जो संविधान में लिखित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है। लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है, माने कि हमको जो गलत दिया गया है वो देखना है। लोकपाल सेटअप संस्थाओं को मंत्रियों को क्या दिया गया है, अस्खलित पर प्रतिबंध लगा है, तो ये तो सच है, ठीक है। उसके बाद यह एक नियुक्ति लोकपाल के 5 वर्ष के अधिकतम अवधि के लिए पद धारण कर सकता है, यह भी जो है सत्य है। उसके बाद लोकपाल शिकायतों के एक सरकारी नौकर के अतिरिक्त अन्य किसी भी नागरिक द्वारा किया जा सकता है, बात सही है। उसके बाद देखिए जो अगला जो हमारा ऑप्शन है कि लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये गलत बात है, ठीक है। देखिए लोकपाल जो है 1980 के दशक से इसको किया गया था, लेकिन पुनः इसको जाकर 2014 में फिर से स्थापित किया गया। उसके बाद पिनाकी चंद्र जो घोष है इसके पहले जो है बने थे, ठीक है। उसके बाद 2025 में जो है अभी अजय मानिक राव जो है अभी करंट में है, तो ये हमारा डी जो हो जाएगा ऑप्शन सही है, मतलब कि ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार जो सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया गया है गलत है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही है। तो देखिए मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये तो गलत है, राज्यसभा नहीं, यहाँ पे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ठीक है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, विश्वास मत जो है कि राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो ये तो गलत बात हो जाएगा, विश्वास मत जो लोकसभा में लाया जाएगा। उसके बाद देखिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 मत से बहुमत पारित करे तो ये तो जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसका जो उल्लेख है 249 बी में, मतलब कि 249 में जो है कि इसका उल्लेख है कि जो अगर मान लीजिए कोई राज्य सूची का विषय जो है संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करें कि बनाना जो है महत्वपूर्ण है, यानी राष्ट्रीय विषय का महत्व का है। तो इसके बाद धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है, नहीं, ये गलत है, धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। और इसको पूर्व अनुमति से लाया जाता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। कथन देखना है कि कौन सा कथन सही है। इसका केवल मूल अधिकार है, देखो केवल मूल क्षेत्राधिकार नहीं है, ये गलत है। इसका केवल अपीलीय अधिकार है, ये भी गलत है। इसका केवल परामर्श क्षेत्राधिकार है, ये भी गलत है। ये अब डी नंबर में देखते हैं कि इसका मूल और अपीलीय और परामर्श जो है कि क्षेत्राधिकार है। तो देखिए 131 से जो इसका मूल अधिकार रहता है, उसके बाद जो है परामर्श के 143 जो है ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, इसका मतलब हो गया डी, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जो है जब्त हो जाती है।
तो देखिए इसका जो जमानत राशि जो है जब्त हो जाती है, तो ये तो गलत बात हो गया है। कम से कम मत प्राप्त होता उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है 1/3 से। तो 1/3 नहीं, 1/6 होता है शायद, हाँ 1/6 होता है। देखिए ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है, अगला ऑप्शन जो दिया है, प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है। नहीं, ये ईसीआई द्वारा दिया जाता है, ईसीआई। उसके बाद प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है, जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होता है। ये तो सही है। सभी लोग अपना घोषणा पत्र जो है कि प्रदान करते हैं, चुनाव से पहले सब जनता को देते हैं कि हम ये काम करेंगे। मतदान तिथि के 13 घंटे पूर्व चुनाव अभियान का कार्य समाप्त हो जाता है। ये गलत हो गया। यहाँ इसको जो संशोधित कर दिया गया है 2024 में, और इसको 48 घंटे पूर्व कर दिया गया है कि 48 घंटे पूर्व सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। चुनाव अभियान से आपने जितने को कुछ भी कर रहे होंगे सारा गतिविधि बंद कर दिया जाएगा। और भी उसके बाद देखिए पूर्व चुनाव अभियान का कार्य जो है मतदान की तिथि के समय से, तो देखिए इसका मतदान जो तिथि दिया गया है, नहीं ये अब की बार संशोधन करके इसको बना दिया गया है मतदान के अंतिम तिथि तक, ठीक है, उसके 48 घंटे तक कर दिया गया है संशोधित करके। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है सीएजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सीएजी के संबंध में हम लोग को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए इसमें जो है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यपालिका और संसद के प्रति उत्तरदायी को सुरक्षित करते हैं, बात सही है। उसके बाद उनके पास लेखा राशि निष्कर्षों को लागू करने के लिए कोई शक्ति नहीं है, ये भी दोनों बात सही है। केवल ये रिपोर्ट निकाल सकता है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, ये सही है। और नियंत्रक लेखा परीक्षक जो अपना मतलब रिपोर्ट देगा वो संसद के प्रति उत्तरदायी के लिए देगा, कि सब उस पर सवाल पूछा जाएगा कि इतना रुपया घोटाला हो गया, जैसे तू कितना कहाँ कहाँ गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, जिससे बिहार में 71,000 करोड़ का अभी तक नहीं मिल रहा है, तो सीएजी ने ही उसको किया है, तो अब उत्तरदायी देना ही है, जो गवर्नमेंट है उसको देना चाहिए उत्तर। लेकिन अगर यही उसके पास पावर रहता तो डायरेक्ट बिहार सरकार से जो है कि मतलब कि एक्शन ले लेता, लेकिन उसके पास नहीं है, केवल उसका रिपोर्ट मतलब सबमिट करना है। राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो देखिए राज्यपाल जो है किसके लिए सिफारिश कर सकता है? तो देखिए मंत्रिपरिषद के भंग करने के हेतु, हाँ मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु, नहीं न्यायाधीश को हटाने के लिए वो क्यों करेगा बताइए? तो संसद हटा सकता है, वो भी महाभियोग लगाकर। तो देखिए ये तो ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा है कि विधानसभा को भंग करने हेतु, ये भी सही है। राज्यसभा में ठप हो जाने के कारण 356 लगाने के लिए, ये भी सही है। तो ACD जो हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न जो देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि एक सूची से दूसरा मिलाना है राजनीतिक दलों के नाम और उनके स्थापना वर्ष। तो देखिए ये भी ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो दिया गया है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है, तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है वो 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था। बहुजन जो BSP है वो 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है ये 1980 में हुआ था। और भारत का मार्क्सवादी साम्यवादी दल जो है CPIM, ये 1964 में हुआ था। तो हमारा हो गया आंसर 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी C नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 का C नंबर। अगला देखते हैं कि 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए जो 21 नंबर प्रश्न है कि पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि राज्य की विधानसभा की कुल संख्या का 1/5, ये गलत है, 1/5 से अधिक नहीं, ठीक है। या राज्य की विधानसभा की कुल संख्या की 1/4 से अधिक नहीं हो सकती, ये भी गलत है। या राज्य की विधानसभा की कुल संख्या से 1/3 से जो है कि अधिक नहीं हो सकती, ये सही है। एक 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और 40 से कम नहीं हो सकती है। हालांकि कुछ राज्यों में इसका जो है कि अपवाद भी है, छोटे छोटे राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न की। 22 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव करने के लिए निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है ये सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित दलों में सुधार कैसे हो? इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन जो है सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य देखना है।
तो देखिए चले स्टार्ट करते हैं कि पहला जो दिया गया है कथन कि लोग जो है किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो है कि लोग किसी राजनीतिक दल के कारण जो है कि अपना नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये तो गलत हो गया, काहे नहीं कर सकते हैं, अगर कुछ गलत कर रहा है तो दायर कर सकते हैं। अच्छे आचरण वाले व्यक्ति लोग मतलब कि राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, ये तो सही है। पहला गलत और दूसरा सही, तो दूसरा पहला गलत दूसरा सही, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का जो है कि प्रयोग किया था। तो देखिए ये जो हुआ था वीटो शक्ति का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहली बार जो किया गया था, ये भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के रूप में मतलब कि जो संशोधन विधेयक था तो उसी पर वीटो का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि एक सूची को 2 से मिलान करना है, सही सम्मिलित करना है। देखिए कैमूर पहाड़ियाँ, तो कैमूर जो पहाड़ियाँ हैं वो किससे संबंधित है, तो विंध्य रेंज से संबंधित है। उसके बाद देखिए महादेव पहाड़ियाँ जो है वो पूरा रेंज की पहाड़ियों से संबंधित है। उसके बाद जो इलायची पहाड़ियाँ हैं किस में आती है, सह्याद्री पर्वतमाला में आती है। तो हो गया ACB, 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 ACB। तो इसमें मतलब चारों ऑप्शन में से किसी में नहीं है, तो आप इसको किसी को सुधार सकते हैं। यहाँ पे देखिए ACB इसका ऑप्शन होगा। तो चलिए इसको आप सुधार कर लीजिएगा, यह मिस प्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 26 नंबर जो प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए ये 26 नंबर जो प्रश्न है उसका देखते हैं कि असत्य क्वेश्चन देखना है कि भौमिकीय दृष्टि से, पहला जो ऑप्शन देखते हैं कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र के भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो ये तो सही बात है। उसके बाद देखिए हिमालय जो है सबसे नवीन बलित फोल्डेबल पर्वतों को प्रदर्शित करता है, ये भी जो है सही है। सबसे नवीनतम फोल्डेबल पर्वत है, माने फोल्डेड पर्वत है। उसके बाद देखिए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के निर्माण से नदियों द्वारा जमादार किया गया है, ये तो गलत बात है। पश्चिमी जो सीमा है ये नदी द्वारा नहीं किया गया है, पूर्वी द्वारा किया गया है, क्योंकि जो है ये यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण करती है और कटा हुआ भाग है। ठीक है, एकदम स्लोप ढलान, एकदम स्लोप है इसे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पानी है और ये स्लोप ढलान है, जबकि पूर्वी जो है इसे ऐसे है, यानी नदियों द्वारा ये सब अवक्षेप जो है यहाँ पे जमा किया गया है, जबकि ये जो है यहाँ से डायरेक्ट पानी ऐसे गिरता है और इसमें ज़्यादा नदियाँ भी नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण करती है सभी नदियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न जो देखते हैं, ये हमारा जो हो गया आंसर कौन सा है, असत्य भी पूछना था, तो असत्य जो हो जाएगा सी, 26 का सी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों से विस्तृत है, 5 राज्यों में विस्तृत है, ये तो गलत बात है। देखिए हिमालय भारत के यूटी और स्टेट मिलाकर टोटल 13 राज्यों में जो है कि विस्तृत है, ये गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में विस्तृत है, ये भी गलत हो जाएगा, 6 राज्यों में विस्तृत है। ठीक है, तो उसके बाद पुलिकट जो झील है केवल 2 राज्यों में विस्तृत है, तो पुलिकट झील जो केवल 2 राज्यों में स्थित है, तो ये तो सही है। इनमें से कौन सा सही है, तो केवल जो 3 है ये सही है, तो केवल 3 कौन किस में दिया गया है, बी में, तो केवल 3 जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत के उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है कि पाई जाती है। कथन एक है भारत में आयन रेखाओं के बीच मध्य स्थित है, आयन रेखाओं के मध्य स्थित है, आयन रेखाओं। तो जो 28 नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न का कि देखिए ये जो है ये उष्ण कटिबंधीय मानसून में जो है कि पाई जाती है, ये तो सही है। उष्ण और उपोष्ण के बीच में पाई जाती है। देखिए ये जो भारत हो गया, मतलब कि ऐसे भारत का नक्शा हो गया, चलिए थोड़ा सा उल्टा उल्टा बना होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से जो है इक्वेटर गुजरता है, यहाँ पे 23.5 डिग्री जो है कि यहाँ से थोड़ा सा गुजरता है, थोड़ा सा ऊपर से, यहाँ से 23.5 डिग्री। तो ये जो हो गया ये टेम्परेट जोन में मतलब आ गया, उष्ण कटिबंधीय में आ गया, ये उपोष्ण कटिबंधीय में। तो इसका मतलब पहला जो है सही है। ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा आयन रेखाओं के बीच में कहाँ पाया जाता है, ये तो गलत बात हो जाएगा। तो आर गलत है, परंतु ए जो है सत्य है, यानी सी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा 28 का सी, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को जो चुनना है,
तो ऑप्शन 1 जो देख लेते हैं कि यह मृदा जो है भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्सों में पाई जाती है। इस मृदा का फास्फोरिक एसिड से भरपूर इसमें देखिए यहाँ पे जो है बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन लिखना मतलब भूल गया है, मतलब मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए डी जो है, इस मृदा में फास्फोरिक एसिड भरपूर पाया जाता है। तो देखिए ये जो आंसर इनमें से कौन सा सही कदम, यह मुद्रा रे थूर जापान जैसे नामों से भी जानी जाती है। उसके बाद यह मुद्रा उपजाऊ नहीं होती, तो पहले ही गलत है। जलोढ़ मुद्रा, इसमें रे थूर जापान नहीं पाया जाता है, ये रेतीली मुद्रा के लिए पाया जाता है। उसके बाद देखिए 14% नहीं, ये करीब 40% भाग में ये मिलता है। तो पहला भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा जो है कि सही है, तो बी नंबर ऑप्शन जो सही। अगला जो प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 30 नंबर देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सही उत्तर सूची नीचे दिए गए कूट को चुनना है। देखिए उष्णकटिबंधीय जो वन है कहाँ पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय नीचे यानी कि दक्षिण में, तो यानी कर्नाटक साइलेंट वैली, तो यह हो जाएगा। उसको शंकुधारी वन कहाँ पाए जाएंगे, मतलब ठंडा प्रदेशों में, तो यानी हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनपत्ति कहाँ पाए जाएगा, कच्छ मतलब कि समुद्री वनपत्ति, माने समुद्र के किनारे वाली, तो सुंदर वन में जहाँ पानी लगा रहता है। उसका पर्णपाती वन, पर्णपाती जहाँ मैंने सूखा होगा, तो राजस्थान में जो है कि मरुस्थल है, तो सूखा है। चलिए अब हो गया 4-1 नहीं 4-2-1-3, 4-2-1-3, यानी डी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 31 नंबर 31 नंबर प्रश्न की ओर कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से, मतलब कि कौन कौन से राज्य जो हैं ये लाभान्वित होते हैं। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, ये जो हो जाएंगे, ये चारों हो जाएंगे, चारों लाभान्वित होते हैं। ये सबसे बड़ी परियोजना है जो अभी बन रही है भारत में। और ये इसका जो मतलब कि क्या उद्घाटन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, लेकिन अब फीता काटेंगे जो मोदी जी। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें है कि राष्ट्रीय जल अकादमी है वो कहाँ है, तो कौन सा है, 32 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ है। तो ध्यान में देना है कि जो पुणे में राष्ट्रीय जल अकादमी है। केंद्रीय जल आयोग कहाँ है, तो केंद्रीय जल आयोग जो है नई दिल्ली में स्थापित है। उसके बाद केंद्रीय जल विज्ञान संस्थान जो कहाँ है, तो संस्थान जो है रुड़की में है, जल विज्ञान संस्थान। उसके बाद भूजल बोर्ड कहाँ है, तो फरीदाबाद में है। तो इस तरह हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2, सॉरी फरीदाबाद में है, और इसका हो जाएगा केंद्रीय भूजल रुड़की। तो 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो तेल शोधक शाला है, तेल शोधनशाला, और मध्य प्रदेश, और मैंने स्थापित कहाँ कहाँ किया गया है। तो देखिए बीना जो है मध्य प्रदेश में है, बीपीसीएल का है, ये सही है। उसके बाद तातीपाका जो आंध्र प्रदेश का है, ओएनजीसी का है, ये भी सही है। उसके बाद डिगबोई असम में आईओसीएल है, ये भी सही है। कोयली गुजरात में एचपीसीएल, ये गलत है। ठीक है, ये ही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये गलत है। ठीक है, इसका आईओसी का जो है कि यहाँ पे है कोयली में, आईओसी का ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन ओआईसी का है, सॉरी ओआईसी का है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में तांबा सोना लोहा कोयला का सही क्रम जो है कि ढूंढना है। तो तांबा सोना लोहा और कोयला का ढूंढना है। तो ये तांबा का हो जाएगा खेतड़ी, लोहा का हो जाएगा कोलार फील्ड, सोना का हो जाएगा कोलार फील्ड, और उसके बाद लोहा का हो जाएगा कुद्रेमुख, और कोयला का झारिया यूपी। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा पहला 34 नंबर का पहला आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव जो है सीधा होता है। देखिए ऐसे होता है, इसको सीधा बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 36 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन सा युग्म है, तो देखिए इडुक्की जो है, इडुक्की जो है जल विद्युत परियोजना है, ये तो गलत हो गया। उसके बाद सबरीगिरी जो है तापीय है, ये दोनों गलत हो गया। इसके बाद जो घाट प्रभा है सिंचाई परियोजना सही है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, ये सही है। इसका मतलब जो सी हो जाएगा, 3 और 4 दोनों जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य के बारे में पूछ रहा है। तो देखते हैं कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180, देशांतर रेखाएं जो है 360 हैं। देखिए ये जो है देशांतर रेखाएं, अगर पृथ्वी ऐसी है तो ये सब सब क्या हो जाएगा, देशांतर रेखाएं जो 360 है, एक डिग्री पे है। किसी भी स्थान ग्रीनविच रेखा जो है असत्य पूछ रहा है, तो असत्य तो यही हो जाएगा। अब बाकी आप लोग देखते रहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, शांत ज्वालामुखी दिम्बन जो है तो सही है, जागृत स्टम्बोली प्रसुप्त का काकराटोआ टो, और निष्क्रिय एटना ये ही गलत है। एटना जो है ये इटली की मतलब कि ज्वालामुखी है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन नहीं है, निष्क्रिय लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। पछुआ पवन के बारे में जो है कि बताना है। पछुआ पवन, अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर की, पछुआ पवन वे हवाएं हैं जो बहती हैं। तो जो कहाँ बहती हैं, देखो पछुआ पवन वो पवन कहते हैं कि पश्चिम से जो है कि पूरब की ओर बहेगी, पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। ये ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर, ध्रुव के क्षेत्र के ऊपर कोई हवा नहीं बहता है। रात्रि में पृथ्वी समुद्र ये समीर हवाएं चाहे स्थानीय स्थानीय हवाएं हैं। मौसम पर निर्भर कर ये मानसूनी हवाएं हैं, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी जो होगा 30 और 60 के बीच में बहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न कि मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बूच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्सन की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस एयरक्राफ्ट के मतलब किस एयरक्राफ्ट पर हुई थी। तो ड्रैगन से हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर 2024 में पेरिस ओलंपिक के खेलों का 57 किलो वजन वर्ग में पुरुष की फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसने जीता है। तो देखिए कुश्ती में जो है इन्होंने जीता है। देखिए इसमें जो 41 नंबर ऑप्शन है इसका देखते हैं कि कुश्ती में जो जीता है अमन सहरावत जो है, ठीक है। ये कुश्ती में इन्होंने 57 किलो में अपना जो है कि कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया गया था जिसमें भारत एवं अन्य टीमों ने भाग लिया था। तो देखिए 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में जो है कि कबड्डी विश्व कप जो है कि आयोजन किया गया था, जिसमें भारत मतलब कि सहयोगी था और जीता भी था। तो चलिए भारत के प्रथम मानव डीप ओशियन मिशन का जो है नाम क्या है। तो इसका देखिए कि डाइव इंडिया विक्रमादित्य ये नहीं होगा, वरुण यान ये भी नहीं, वो समुद्रयान जो है कि मानव डीप मिशन हो जाएगा, ऑप्शन ए 43 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2026 का राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन जो है किस शहर में होगा। 2026 का जो राष्ट्रीय खेल का मंडल है वो किस में होगा। तो देखिए ये जो होगा ग्लासगो में होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत किया है। तो मिशन लाइफ का जो है कि शुरुआत किया गया है, मिशन लाइफ, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने चरणों में संपन्न कराए गए थे। तो 7 चरणों में कराए गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से अभिकथन है, कथन देखना है। देखिए सतत विकास की धारणा को ब्रटलैंड रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है, विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए ये जो हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा आर जो सही है, लेकिन ब्रटलैंड जो है विकास की सीमाओं के रूप में नहीं जाना जाता है। तो केवल कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, केवल ए हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर जो है ये गलत है। नहीं, इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए सतत विकास का धारणा ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, ये तो सही है। अब ब्रटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में जाना जाता है, विकास की सीमा के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये सतत विकास के बारे में बात करता है, यानी कि केवल अभी का नहीं सोचना है, बाद का भी सोचना है, इससे विकास में जो है बाधा आएगा। तो दोनों तो सही है, लेकिन लोकप्रिय क्या इससे बनाया गया था तो नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा आर ए सही व्याख्या भी करता है, दोनों का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन देखना है। देखिए 2023 में
दौरान जो है सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। सही है। भारत और मॉरिशस संधि संशोधन में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में भारत देश में बदलाव आया है। तो ये भी सही है। 23-24 और 24-25 में भी जो है सिंगापुर ही वन पे रहा है। और कैपिटल इन्वेस्ट जो कंपनी है सिंगापुर की, सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत में मतलब देती है। और दूसरा भी सही है कि भारत मॉरिशस का संधि पर जो है कि हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है। तो देखते हैं कि दोनों सही है, लेकिन ए और बी का जो है कि अवधारणा नहीं करता है, क्योंकि दोनों अलग अलग कथन है। दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, तो ए हो जाएगा जो इसका आंसर हो जाएगा। 48 का व्याख्या नहीं करता है लेकिन दोनों सही है, क्योंकि एक जो है सिंगापुर के बारे में है और दूसरा जो है मॉरिशस के बारे में है, तो सही नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रुद्रमा सेकंड जो है, रुद्र एम सेकंड मिसाइल संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, ये हवा से हवा, हवा से नहीं, ये हवा से हवा नहीं है, ये हवा से सतह, सतह पर मार करने वाली है मिसाइल है। यह प्रथम इंडिजिनस जो है कि एंटी रेडिएशन जो है कि मिसाइल है भारत का। और देखिए दूसरा जो हो जाएगा कि इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया था, ये भी गलत है। ठीक है। तो ये दोनों ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा 49 का ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नीचे दो कथन दिए गए, भी कथन ही है। कथन पे बहुत सारे प्रश्न जो है कि बनाए जा रहे हैं आजकल एग्जाम में भी, और उसी को देखते हुए सेट में भी डाला गया है। अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान किया था। ठीक है, प्रदान की थी। मिसाइल की मारक क्षमता जो है 490 किलोमीटर है। तो देखिए 490 किलोमीटर नहीं, 500 से इसका पार है, तो जो पहला जो आंसर हो जाएगा इसका सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 50 का डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न है कि सूची एक और सूची 200 ये भी सूची ही है। तो इसमें देखना है कि योजना कब कब लागू हुआ था, आरंभ कब कब हुआ था। तो देखिए इसका जो हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो हो जाएगा 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। उसके बाद जल जीवन मिशन जो है ये अगस्त 2019 में लागू किया गया, मतलब आरंभ हुआ था। उसके बाद स्वच्छ मिशन भारत जो अभियान है यह अक्टूबर 2014 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है 2016 से स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, देखिए ए का जो हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1 यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है। लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय है। देखिए ये शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा से संबंधित कौन कौन से है। तो देखिए शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाना, शिक्षा में बुनियादी ढांचे को सुधार एवं डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। तो पहला 1 और 2 दोनों सही है। देखिए कृषि कार्यक्रम तो कृषि से हो गया, निवेश के अलग हो गया, तो इसलिए 1 और 2 यानी 52 का जो ऑप्शन 1 है वो सही है। अगले प्रश्न की ओर दे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए सैन्य अभ्यास और देश, किसके साथ कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, इससे संबंधित है। तो देखिए पहला जो है साइक्लोन, उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम्म तो देखिए इसका जो पहला देश साइक्लोन 1 जो है, साइक्लोन साइक्लोन कहाँ आता है, मिस्र में। उसके बाद खंजर जो है ये किर्गिस्तान से। उसके बाद अगला जो देखते हैं, अगला इस साइड है, थोड़ा सा परेशानी होगा। अगला नीचे दिया गया है समुद्र लक्ष्मण जो दिया गया है, समुद्र लक्ष्मण। ठीक है, समुद्र लक्ष्मण जो दिया गया है इसका 3 माने कि तीसरा हो जाएगा भारत और मलेशिया के बीच। लेमित ये जो है भारत और सेशेल्स के बीच हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 2-1-3-4 यानी बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए इसमें 2-1 में बस 2 ही दिया गया है, एलिमिनेट से भी जल्दी से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अक्टूबर 2025 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि रेलवे को आरपीएफ को किसके साथ भर्ती किया जाएगा। तो एसएससी के साथ, ये तो बहुत फेमस है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो एसएससी के साथ ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ में आयोजित अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का नेतृत्व भारतीय सेना के किस रेजिमेंट ने किया था। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा गोरखा रेजिमेंट से। गोरखा रेजिमेंट जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों में यूएनटीसीसी
के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 किस सम्मेलन में आयोजित किया जाएगा? तो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो देख लेते हैं कि ये नई दिल्ली में जो है कि आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि मारिया कोरिना मचाडो, जिन्होंने 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता है, किस देश से संबंधित है? तो ये वेनेजुएला से संबंधित है, वेनेजुएला से। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि अक्टूबर 2025 में इजराइल और हमास के शांति योजना के पहले चरण का हस्ताक्षर जो है कहाँ किया गया है? तो ये मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का जो थीम है वो क्या था? तो आजकल जितना थीम आ रहा है सब एआई पे ही आ रहा है। तो एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त को सशक्त करना, तो यही इसका थीम था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में 2 अक्टूबर में? देखिए इसमें तो जितने भी है इनको छोड़कर बाकी सब तो डिप्टी गवर्नर है, लेकिन पूछ रहा है कि अक्टूबर में किसे किया गया था? तो अक्टूबर में जो किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है कि किया गया है, जबकि स्वामीनाथन जी ये भी है डिप्टी गवर्नर, ये भी है डिप्टी गवर्नर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 सितंबर 2025 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा भारत में जो है कि आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 62 नंबर प्रश्न कि सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना का जो है कि स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो भूटान के साथ है। देख सकते हैं यहाँ पे भूटान के साथ जो है कि सहमति जताया है। देखते हैं ठीक है कि इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति होती है? जो प्रोटीन होता है इसकी प्रकृति जो होती है रासायनिक होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम पास हो चुका है अभी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सोने को गला सकता है? तो एक्वारेजिया जो है सोने को गला सकता है, इसको अम्लराज भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि नीचे दिए कथनों में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, और पृथ्वी पर एक वातावरण है जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। देखिए दोनों कथन जो है सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि जीवन के बारे में इसमें बात किया गया है, लेकिन जीवन में केवल वातावरण से जीवन नहीं होता है। ठीक है, केवल गैस से जीवन नहीं होता है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है फैक्टर होती हैं। तो इसलिए इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 66 जो नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं कि डीएनए जो है वो क्या है? उदाहरण के रूप में बृहद अणु के रूप में दिया गया है, उसको उदाहरण देखना है। तो डीएनए जो है ये जीन इनकोड के लिए है। उसके बाद फास्फोलिपिड जो है कोशिका झिल्ली जो बनी होती है फास्फोलिपिड की बनी होती है। और सेलुलोज जो है कोशिका भित्ति, जो पादपों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। जबकि स्टार्च जो है इसमें जो कि ऊर्जा का भंडारण किया जाता है। तो इस तरह जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 2 यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर प्रश्न कि इंजनों में उपयोग किए जाने एथेनॉल निम्नलिखित में से किसके साथ मिश्रित किया जाता है? तो पेट्रोल के साथ जो है कि मिश्रित किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े पैमाने पर अवसादन थिंकनर में किया जाता है। वर्गीकरणकर्ता अलग अलग घनत्व के कणों को छांटता है। थिंकनर के रूप में नहीं किया जाता है, यानी कि ये पहला और दूसरा जो है दोनों गलत है, इसलिए न तो एक न तो दो सही होगा 68 नंबर प्रश्न में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न में जो है कि रोग का नाम और उसके प्रेरक एजेंट है, यानी कि जिसके कारण जो होता है उसके बारे में बताया गया है, तो इसको मिलान करना है। तो चलिए ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है ये नाइट्रेट के कारण होता है। उसके बाद इटाई इटाई जो रोग है इटाई इटाई कैडमियम के कारण होता है। जबकि मीनामाटा जो रोग है ये मरकरी के कारण होता है, यानी पानी में मरकरी का जहाँ मात्रा ज़्यादा होता है वहाँ मीनामाटा रोग होता है। फेफड़ों में कैंसर जो है क्रोमेट्स के कारण होता है। तो इस तरह जो 69 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। 70 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि क्या है। 70 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु का जो गुणांक तापमान प्रतिरोध गुणांक है वो सबसे कम है? तो सोना का जो है तापमान प्रतिरोध गुणांक है सबसे कम है। जो वह क्षितिज तल के आधार पर खड़े सिलेंडर के सामने और दृश्य और पार्श्व दृश्य
मैंने पार्श्व दृश्य, सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य एवं शीर्ष दृश्य क्या होंगे। देखिए यहाँ पे सिलेंडर है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे सिलेंडर है, ठीक है, इसको मान लीजिए इसको सिलेंडर। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा आयत, इसको पीछे से भी देखिएगा तो ये आयत ही दिखेगा, जबकि ऊपर से इसको देखिएगा तो ये गोल है, ये पूरा गोल है, तो इसलिए इसको क्या दिखेगा, वृत्ताकार दिखेगा, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, परियोजना प्रबंधन में ट्रिपल बाधा शब्द का पारंपरिक रूप से परियोजना के में शामिल किया जाता है, कौन कौन को कहा जाता है ट्रिपल बंधन बाधा। देखिए समय को, समय बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जब लागत भी होता है और कार्य क्षेत्र जो है उसको ट्रिपल बाधा के रूप में परियोजना में शामिल किया जाता है। अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न को ऊपर कर लेते हैं। इसका ग्रीन हाउस गैसों में पृथ्वी के वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी का वायुमंडल पर क्या प्रभाव करता है। ये ऊष्मा को रोकती है और पृथ्वी को क्या करती है, गर्म कर देती है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य में ऊष्मा उत्पादन की प्रक्रिया के लिए कौन सा उत्तरदायी है। ऊष्मा उत्पादन की प्रक्रिया के लिए जो नाभिकीय जो संलयन है, सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, ध्यान रखना है। सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन होता है और यह अनियंत्रित होता है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को चलते हैं 75 नंबर, एड्स किसके कारण होता है। तो देखिए एड्स का जो वायरस होता है तो वो HIV जो वायरस होता है रेट्रो वायरस होता है, इसलिए रेट्रस हो जाएगा। फंगस नहीं है, DNA वायरस नहीं है, DNA कोई वायरस नहीं होता है। सो बैक्टीरिया जो होता है, इसे बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस के चलते होता है, रेट्रो वायरस उसको कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि वह ऑपरेटर जो मशीन के मानव के शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझाने में सक्षम बनाता है, उसे क्या कहा जाता है। उसको शब्दार्थ विज्ञान कहा जाता है, सिनेमेटिक्स कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि माप की एसआई प्रणाली में डैश को करंट की इकाई मापा जाता है। तो करंट की इकाई के लिए जो है एम्पियर जो है करंट की इकाई की मात्रक होता है। सेलुलोज एक बहुलक है जो निम्न से बनता है। सेलुलोज किससे बनता है। तो सेलुलोज जो है ये ये केवल जो है कि ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज के जो बहुलक के रूप में बनता है, ग्लूकोज से सेलुलोज बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 78 का डी हो जाएगा। अगले प्रश्न 79 की ओर चलते हैं। 79 जो प्रश्न दिया गया है इसमें सूची 1 को सूची 2 से जो है कि मिलाना है। तो इसका ECG निष्कर्ष और बीमारी के बारे में जो बताना है कि कौन सा। तो चले इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए मिस्ट्रॉल स्टेनोसिस, ये दायां अनिल निलय अतिवृद्धि जब हो जाता है तो इसको कहा जाता है मिस्ट्रॉल स्टोनेसिस। उसका बाद मिट्रॉल रिगजिनेटेशन, तो ये बायलिन का इजाफा जो है इसको लिए होता है। उसके बाद आयोटिक स्टोनेसिस जो होता है, बायलिन अतिभार बढ़ जाता है तो स्टोनोसिस कहा जाता है। उसके बाद एओटिक रिकग्टिशन, ये बाय हृदय को बढ़ता है तब उसको बोला जाता है बीमारी के कारण। तो चलिए इसका जो अब आंसर जो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो 79 का जो आंसर जो दिया गया है सी में दिया गया है। तो सी जो ऑप्शन है, तो सी को हम लोग कर देंगे मार्क। तो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत युग्म है, गलत मतलब की है, मैंने गलत रूप से लिखा गया है। तो बीटा कोशिकाएं जो है इंसुलिन, बीटा कोशिकाएं। उसके बाद जो अगला देखते हैं कि एफ कोशिकाएं जो है ये ग्लास्टिन के लिए नहीं है। उसके बाद एक अल्फा कोशिकाएं ग्लूकॉन, ये सही है। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन के और डी कोशिकाएं जो सेमेस्टिन के लिए, इसलिए आंसर हो जाएगा जो ग्लूकामीन जो इससे बनता है, ग्लूकामीन जो इससे निकलता है कोशिकाओं से। तो यह जो है गलत रूप से मतलब कि मिलन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व जो हृदय दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हृदय दिवस जो है 29 सितंबर को जो है विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न है कि तद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए तद्भव का जो होता है तत् प्लस भव, यानी जैसा ही वैसा, जैसा का वैसा मतलब कि भव, तत्भव यानी कि सी में दिया गया है। क्योंकि देखिए अगर इसके बाद ये जो कंसोनेंट है यानी कि व्यंजन दिया गया है त के बाद, तो इस तीसरा में बदल जाएगा यानी तद्भव में बदल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है 83 नंबर प्रश्न है कि सांझ का तत्सम रूप क्या है। तो संध्या है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं
कि चरण कमल जो है चरण कमल में कौन सा समास है। तो चरण कमल में कौन सा समास है, इसको जानने के लिए देखिए चरण और कमल यानी दोनों से मिलकर तीसरा का किया जा रहा है। तो इस तरह जो बनेगा कर्मधारय समास बन रहा है, किसी तीसरे के बारे में बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है। अलग अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित बजट को जो है कि सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो संतुलित बजट होता है कि ज़्यादा न कम दोनों मतलब कि बराबर हो तो उसको कहा जाता है, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा। जब व्यय और प्राप्तियाँ दोनों बराबर है तो उसको संतुलित बजट कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष का क्या मतलब कि किसे आधार वर्ष कहा जाता है। तो वह वर्ष जिस पर कीमत का प्रयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना किया जाता है तो उसको कहा जाता है, यानी कि सही है। जीडीपी का वो वर्ष जैसे कि 2013 को आधार वर्ष माना गया था, फिर उसको संशोधित कर दिया गया, तो उसी तरह उसको उसी को रख करके प्रयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना किया जाता है। आंसर सही हो जाएगा ए हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अप्रत्यक्ष कर क्या है। तो देखिए अप्रत्यक्ष कर जो है, अप्रत्यक्ष कर वस्तु एवं सेवाएं पर आरोपित किए गए कर जो है किए जाते हैं। जीएसटी जो है एक प्रकार का जो है कि अप्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी के बारे में ही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा पर्यावरण से संबंधित पद धारणीय विकास को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो चलिए ऊपर देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लाके हाईलाइट में करके चार ऑप्शन को देखते हैं। ऐसा विकास जिसमें अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में प्राथमिक द्वितीयक एक साथ हो, ये होता तो है लेकिन इसमें और नहीं होगा। अगले मतलब देखते हैं ऑप्शन को। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की चिंताओं को ध्यान कर रखता है, ये गलत है क्योंकि दोनों पीढ़ी का रखा जाता है। ऐसा विकास जो केवल भावी पीढ़ी को ध्यान में, ये भी गलत है। केवल भावी नहीं, वर्तमान एवं भावी दोनों एवं ये भी, यानी ये तीनों मिलकर। तो चौथा में जो दिया गया है तीनों मिलकर दिया गया है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकता को पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना किया जाए, तो उसको जो है कि धारणीय विकास यानी सतत विकास को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 89 की तरफ। 89 में दिया गया है कि 1990 के दशक में भारत में वित्तीय संकट के दौरान किस संस्थाओं से ऋण को जो है कि प्राप्त किया गया था। तो देखिए इसमें दो प्रकार के, आईएमएफ द्वारा भी और विश्व बैंक द्वारा दोनों से लिया गया था, तो ए और 4 दोनों। तो चलिए देखते हैं कि ए और 4 को किस ऑप्शन में है। 1 और 4 दोनों यानी कि डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन जो है हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि औपनिवेशिक शासन में अंतर्गत आधारिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है कि शामिल थे। तो कौन से घटक शामिल थे, देखिए रेल शामिल था, पतन भी शामिल था, जल परिवहन भी होता था और डाक तार भी चालू किया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो इसलिए ये आंसर जो हो जाएगा 90 का ये सही हो जाएगा। अगले देखते हैं कि भारत में आरक्षित नकदी अनुपात सीआरआर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। देखिए सीआरआर, उसके बाद एसएलआर, ये सब जितने होते हैं ये सब किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो आरबीआई जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो केवल एक इसका आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गांधी जी मेड इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस, गांधी जी हैड रियलाइज दैट ही वाज एबल टू गो थ्रू द गवर्नमेंट। यानी कि देखिए गांधी जी जो थे ये अपने आप को मतलब प्रभावी, अपने उनके स्पीच जो थे प्रभावी थे, बहुत प्रभावशाली थे, तो सही है। गांधी जी जानते थे कि उनका जो सोचने का तरीका है वो मतलब कि वो माने कि वो क्या है कि गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, तो उनको ऐसा आभास था। तो ए और बी जो दोनों है दोनों करेक्ट है, करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ वर्ड डिवास्टेड। डिवास्टेड का अपोजिट जो कौन सा है, डिवास्टेड मतलब टूटा हुआ, तो पैच इसका हो जाएगा अपोजिट मीनिंग, मतलब जुड़ा हुआ, सबको पैच मतलब जुड़ा हुआ। एक स्कूल में 7/9 छात्र लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या 144 है, एक स्कूल में 7/9 जो है छात्र लड़कियां हैं, तो यानी 7 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब 2 जो है लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या 144 हो तो लड़कियों की संख्या, तो 2 बराबर 144 यानी 72 हो गया। तो इसलिए 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 4 1 149 150 यानी 504, 504 जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो बी हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है कालिदास द्वारा रचित नहीं है, कालिदास द्वारा मैंने लिखित नहीं है। तो देखिए 95 का जो आंसर हो जाएगा
उत्तम रामचरित्र जो है ये इनके द्वारा रचित नहीं है, ठीक है, ये इनके द्वारा रचित नहीं है, जो कि मेघदूतम कुमार संभवम मृत्यु संहारम जो है इन्हीं के द्वारा रचित है। ये भवभूति द्वारा रचित है, भवभूति इनके द्वारा उत्तर रामचरित्रम जो है कि रचा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था और ये भारत जीता था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 97 नंबर प्रश्न है कि बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो बैडमिंटन में महिलाओं के लिए कौन सा ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो उबर कप जो है प्रदान की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से होते हैं हुआ है? तो ये महाराष्ट्र से होता है। वर्ली मुंबई वही है, स्थान का नाम है, तो वही से हुआ था, तो इसलिए वर्ली मुंबई माने महाराष्ट्र से संबंधित है। अगले जो प्रश्न की ओर चलते हैं और ये सेकंड लास्ट प्रश्न है कि भारत के मंदिरों के संबंधित दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो देखिए इसमें पहला जो कथन दिया गया है कि नागर शैली की वास्तुकला उत्तर भारतीय के नाम से जाना जाता है, सही है। और द्रविड़ कला शैली जो है वास्तुकला दक्षिण भारतीय का जाना जाता है, और बेसर जो होता है मध्य भारत के लिए जाना जाता है। तो इसका मतलब दोनों सही है, एक और दो दोनों क्या है, सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न मंदिरों को कालानुक्रम के रूप से व्यवस्थित करना है। तो देखिए गंगईचोलकोंडपुरम जो है ये सबसे अंतिम में बनाया गया था, तो देखिए सबसे अंतिम में ये है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सबसे पहले जो सप्त पैगोड़ा जो बनाया गया था, उसके बाद जो बनाया गया था महाबलीपुरम का, उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर, उसके बाद गंगईचोलकोंडपुरम, यानी 100 का जो है डी आंसर हो जाएगा। और इस तरह जो है हम लोगों ने क्या हुआ कि 100 मतलब कि कर चुके हैं, हमने 100 टोटल पूरा कंप्लीट कर लिया 100 प्रश्नों के। उसमें थोड़ा सा व्याख्या भी हम लोगों ने देख लिया पूरे एक्सप्लेनेसर के साथ। तो चलिए धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। अगर आप इतना देख चुके हैं तो मेरे सेशन को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई मान लीजिए सुझाव है तो आप उसको भी आप जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।